हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू द अग्रवाल ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग विद मॉड्यूल 3 दैट इज ट्रांसफार्मर। वी आर गोइंग टू कवर दिस मॉड्यूल इन 4 सेक्शंस, दैट मींस कि 4 वीडियोस हम ट्रांसफार्मर के ऊपर करेंगे एंड दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ द ट्रांसफार्मर, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन से। आप सभी की इंफॉर्मेशन के लिए बता दें कि हम अभी तक डीसी मशीन्स को कवर कर चुके हैं 3 वीडियोस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जस्ट गो एंड वॉच दोज वीडियोस, राइट। एंड वी आर गोइंग टू कवर द एंटायर सब्जेक्ट ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो कि AKTU स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जाम होने वाला है फर्स्ट ईयर का, उसके लिए हम ये वीडियो सीरीज प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ द सप्लाई वोल्टेज सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रीक्वेंसी हियर, ऑफ ए ट्रांसफार्मर इंक्रीजेस। अगर हम ट्रांसफार्मर की सप्लाई फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करें तो जो सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ऑप्शंस है इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन सेम, एनी ऑफ द अबव, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज की बात हो रही है, ठीक है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें इसका आंसर चूज करना है। यूजुअली आपको पता है कि द ट्रांसफार्मर ईएमएफ इक्वेशन E इज इक्वल्स टू होता है 4.44 F phi m and N। इसमें आप देखते हैं कि अगर आप सप्लाई फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो आपका जो ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, दैट मींस कि योर वोल्टेज विल इंक्रीज ऑफ द प्राइमरी साइड। लेकिन जो भी आपका ट्रांसफार्मर होता है उस ट्रांसफार्मर पे इनपुट और आउटपुट का एक टर्न्स रेशियो होता है N1:N2। तो अगर आप सप्लाई फ्रीक्वेंसी यहां से इंक्रीज कर रहे हो तो उससे आपका जो प्राइमरी का ईएमएफ है दैट विल इंक्रीज। लेकिन करस्पॉन्डिंग टू द रेशो, अगर आप रेशो की बात करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी के रेशो की बात करते हैं, तो आपका जो सेकेंडरी का जो वोल्टेज है वो प्राइमरी के रेस्पेक्ट में सेम रहता है, यानी कि योर वोल्टेज विल नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू दिस प्राइमरी साइड। अगर आप प्राइमरी और सेकेंडरी का कंपैरिजन कर रहे हो, जस्ट फॉर एन एग्जांपल आप ले सकते हो कि आप k की वैल्यू 1 कंसीडर कर लीजिए। उस केस में इफ यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी दैट विल डायरेक्टली इंक्रीज योर ईएमएफ फ्रॉम द प्राइमरी साइड, बट सेकेंडरी साइड विल रिमेन सेम विद रिस्पेक्ट टू द प्राइमरी। तो क्वेश्चन जो है वो सेकेंडरी साइड के लिए पूछा गया है, तो अक्सर आप लोग इस फॉर्मूले को सोचते हुए यहाँ पर ऑप्शन चूज कर सकते हैं इंक्रीजेस, लेकिन एक्चुअल में जो आंसर है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट दैट विल बी द रिमेन सेम, राइट। अगर यहाँ पर प्राइमरी आउटपुट वोल्टेज लिखा होता तो देन सॉरी प्राइमरी वोल्टेज या प्राइमरी ईएमएफ लिखा होता तो देन यू गो फॉर इंक्रीजेस, बट सिंस सेकेंडरी की बात हो रही है तो इट विल रिमेन सेम, राइट। Next question, power transformers are designed to have maximum efficiency at full load, 50% of load, 80% of load, no load। यहाँ पर बात हो रही है पावर ट्रांसफॉर्मर्स की। पावर ट्रांसफॉर्मर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स, ये दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स जो हैं हमारे, वो यूजुअली हम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज करते हैं पावर को, जैसे जो आपके कॉलोनीज में या कहीं भी आप देखते हैं चलते फिरते अपने घर के आसपास, वो सब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स हैं। लेकिन पावर ट्रांसफॉर्मर जो होते हैं वो हाई पावर ट्रांसफॉर्मर्स हैं, जिसमें बहुत ही ज्यादा हाई पावर का ट्रांसमिशन होता है, राइट। और ये यूजुअली सब स्टेशंस में पाए जाते हैं। और अक्सर पावर ट्रांसफॉर्मर्स को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो हमेशा फुली लोडेड रहे। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के केस में आप बात करें तो आपके घरों का जो लोड है वो हमेशा वेरी करता रहता है, इसलिए उस ट्रांसफार्मर पे कभी भी फुल लोड नहीं होता, और अगर होता भी है तो कुछ समय के लिए होता है, उसके बाद रिड्यूस हो जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स जो होते हैं उनकी एफिशिएंसी कभी भी फुल लोड पर नहीं आती है। आप जब कैलकुलेशंस भी करते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी वाले न्यूमेरिकल्स परफॉर्म करने के लिए, तो वहां पर भी आप देखते हैं कि कभी भी जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम लोड पर या फिर 100% लोड पर नहीं आती है। But for in case of power transformer, since these transformers are designed to operate always on the full load, और उनको हमेशा करते भी हैं हम, इसलिए उनकी जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो भी फुल लोड पर ही ऑब्टेन होती है। अगर हम यहाँ लोड को रिड्यूस करेंगे पावर ट्रांसफॉर्मर्स का, उसकी वजह से ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है। यही रीजन है कि पावर ट्रांसफॉर्मर्स को हमेशा फुल लोड पर यानी कि मैक्सिमम लोड पर कोशिश यही रहती है कि उसकी जो रेटेड रेटिंग है उस पे उसको हमेशा चलाया जाए। Next question is, the leakage flux in the transformer depends upon the value of frequency, mutual flux, load current, applied voltage। बेसिकली जो लीकेज फ्लक्स है वो कहाँ से हो रहा है, वो हमारे ट्रांसफार्मर के मेन फ्लक्स से हो रहा है। और जो मेन फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड करता है, मेन फ्लक्स आपका ट्रांसफार्मर में तब अपियर होता है जब ट्रांसफार्मर लोडेड हो। मींस अगर ट्रांसफार्मर पे लोड नहीं है तो एज यू नो कि ट्रांसफार्मर पे सिर्फ एक नो लोड करंट फ्लो करता है जो
एंड जो फ्लक्स की वैल्यू होती है दैट इज ओनली सफिशिएंट टू मैग्नेटाइज द कोर, बट एज सून एज यू कनेक्ट द लोड अक्रॉस द सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफार्मर, the fluxes on primary as well as on secondary side will start rotating in the transformer, which results in the leakage flux as well, क्योंकि flux होगा तभी leak करेगा. That means कि ultimately out of these four options, load or we can say load current is the responsible thing जो leakage flux के लिए responsible है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेमिनेशंस ऑफ द ट्रांसफार्मर कोर इज मेड ऑफ. जो ट्रांसफार्मर की लेमिनेशंस हैं, यानी कि ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए वी यूज लेमिनेशंस, जिससे एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करते हैं. यहाँ पूछ रहे हैं कि ये लेमिनेशंस किस मटेरियल से बनती है. सो आउट ऑफ दीज फोर, सिलिकॉन स्टील इज द मटेरियल व्हिच इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ए ट्रांसफार्मर, राइट. बाकी किसी भी मटेरियल से हम ट्रांसफार्मर को नहीं मैन्युफैक्चर करते. Which of the following losses varies with the load in the transformer? ट्रांसफार्मर के अंदर दो लॉसेस होते हैं, एक होता है आयरन लॉस, एक होता है कॉपर लॉस. आयरन लॉसेस को आप कांस्टेंट लॉस भी कहते हैं क्योंकि ये लोड पर डिपेंड नहीं करते हैं. These will remain same whether transformer is loaded or not. जबकि कॉपर लॉसेस जो होते हैं वो I square R losses होते हैं. I means the load current. That means कि as soon as you increase or decrease the load, this current will change, and since this current will change, your copper losses will also change. That means कि आपके वो लॉसेस कॉपर लॉसेस हैं जो लोड के साथ वेरी होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म्स. ट्रांसफार्मर क्या ट्रांसफॉर्म करता है? ट्रांसफार्मर पावर को ट्रांसफॉर्म करता है, और ट्रांसफार्मर का जो पावर इनपुट और पावर आउटपुट है वोल्टेज और करंट के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है. तो आउट ऑफ दीज फोर ऑप्शंस, पावर यहाँ पर नहीं दिया गया है लेकिन वोल्टेज एंड करंट दोनों ही हैं, तो हमारे पास जो सुटेबल आंसर है वो सेकंड ऑप्शन होगा, बिकॉज वोल्टेज एंड करंट बोथ आर अवेलेबल विद दिस ऑप्शन. ट्रांसफार्मर कोर आर लेमिनेटेड इन ऑर्डर टू. ट्रांसफार्मर कोर लेमिनेट क्यों करते हैं हम? एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए हम हमेशा लेमिनेशंस का यूज करते हैं, चाहे किसी भी टाइप की मशीन क्यों ना हो. Whenever we talk about laminations, that is only to reduce the eddy current losses here. So to minimize the eddy current losses, we laminate the core. The essential condition for parallel operation of two single phase transformer is that they should have the same. Parallel operation का एक क्वेश्चन है, कह सकते हैं कि ये हम लोग सिलेबस में तो नहीं पढ़ते हैं लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए होना चाहिए कि जब आप दो ट्रांसफार्मर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करने का रीजन यही है कि एक एग्जिस्टिंग ट्रांसफार्मर की पावर कैपेसिटी से ज्यादा अगर आपको लोड को सप्लाई देना हो तो यू यूजुअली यूज टू ट्रांसफार्मर्स कनेक्टेड इन पैरेलल. पैरेलल में कनेक्ट करने का फायदा यह है कि आपका वोल्टेज सेम रहता है लेकिन करंट आपका बढ़ जाता है, जिससे आपका पावर इंक्रीज हो जाता है. तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी कंडीशंस पैरेलल ऑपरेशन के लिए सुटेबल है. तो KVA rating is not necessarily to be same for two transformers which are to be operated in parallel. So KVA rating का यहाँ पर हमें कोई मतलब नहीं है. We can use different KVA ratings transformers, but transformation ratio should be same of both the transformers. Polarity also should be same. Polarity means कि both transformers should be connected with the same polarity. Otherwise, अगर आप दोनों को parallel में connect करेंगे तो that will create a reduced power operation, जो कि हमें बिल्कुल भी advisable नहीं है. That means कि both 2 and 3, second and third is the correct option for this case. Next question, a transformer has negative voltage regulation when its load power factor is. आपका जो वोल्टेज रेगुलेशन है, आपको पता है परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन होता है E2 minus V2 upon E2 into 100. जो आप ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम बनाते हैं फुल लोड पर, एग्जैक्ट ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम बनाते हैं, वहां से आप ट्रांसफार्मर को एक इक्विवेलेंट सर्किट क्रिएट करते हो. इक्विवेलेंट सर्किट क्रिएट करने के बाद आपको एक कुछ इस तरह का फेजर डायग्राम मिलता है, जिस फेजर डायग्राम में ये रिजल्टेंट V है, ये आपका E है, ये आपका I2R02 है, ये आपका I2X02 है. सो फ्रॉम दिस फेजर डायग्राम आप V2 की वैल्यू E2 की वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे तो आफ्टर फाइंडिंग आउट E2 एंड V2 ऑल दीज वैल्यूज हियर, सो यू गेट दिस रिलेशन E2 minus V2 एज I2R02 cos phi plus I2X02 sin phi. ठीक है. अब अगर आपका पावर फैक्टर लैगिंग है, लैगिंग पावर फैक्टर में phi पॉजिटिव होता है. इफ यू पुट दिस phi पॉजिटिव इन दिस इक्वेशन इट विल रिमेन सेम. एंड लीडिंग पावर फैक्टर में अगर आपका जो phi है वो नेगेटिव होता है, व्हेन यू पुट दिस phi नेगेटिव इन दिस रिलेशन, cos minus phi will become positive cos phi, but cos sin minus phi will become negative. So this sign will become negative in this case. So positive is for lagging case, negative is for
लीडिंग केस. सो इन केस ऑफ लीडिंग पावर फैक्टर दैट इज द ओनली केस, क्योंकि लैगिंग में तो आपका पॉजिटिव साइन है तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू बी ए वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव वैल्यू. बट व्हेन यू हैव a leading power factor, because of this negative sign, you can have voltage regulation either 0 or near to 0, or you can say negative as well. So leading power factor is the correct option. Next, which of the following loss in a transformer is zero even when full load, इवन एट फुल लोड? कौन सा लॉस है जो ट्रांसफार्मर के फुल लोड पर भी जीरो होता है? ये तीनों के तीनों लॉसेस ट्रांसफार्मर में होते हैं, ठीक है, जिसमें से कॉपर लॉसेस लोड पे डिपेंड करते हैं और ये दोनों नो लोड लॉसेस के ही टाइप्स हैं. तो फ्रिक्शन लॉस इज द लॉस जो ट्रांसफार्मर में होता ही नहीं है. तो लोड हो या ना हो, इट विल ऑलवेज बी जीरो. In a transformer, the resistance between the primary and secondary is, primary और secondary of the transformers are not electrically connected. दोनों के बीच में कोई electrical connection नहीं होता, कोई wire connected नहीं होता, दोनों एक दूसरे से isolated होती हैं, और कोई भी isolated parts के बीच में आप resistance measure करोगे तो it will be infinite value. ठीक है, जीरो आपका connection के केस में होगा जब आपका proper connection बनेगा, but here we don't have any option, any connection, that is why the answer is infinite. The transformer ratings are usually expressed in kVA, किलोवोल्ट एम्पियर में हम ट्रांसफार्मर को रेट करते हैं. बाकी कोई भी इसमें से ऑप्शन यहाँ से सुटेबल नहीं है. Which winding in a transformer has more number of turns? कौन सी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे? सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग, हाई वोल्टेज वाइंडिंग, लो वोल्टेज वाइंडिंग? सी, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा वहीं होंगे जहां पर वोल्टेज ज्यादा होगा. सो उसका हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग से कोई रिलेशन नहीं है. अगर प्राइमरी पे हाई वोल्टेज होगा तो वहां नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे, सेकेंडरी पे होगा तो वहां नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे. तो दैट अल्टीमेटली द आंसर शुड बी हाई वोल्टेज वाइंडिंग. जो साइड हाई वोल्टेज होगी वही नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे. ऑयल इज प्रोवाइडेड इन एन ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर फॉर, एक ट्रांसफार्मर में ऑयल भरा होता है जो ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर कहलाता है. तो वो क्या क्या काम करता है? तो बेसिकली ट्रांसफार्मर का ऑयल हमेशा दो टास्क को परफॉर्म करता है. पहला टास्क ये है कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स को एक दूसरे से आइसोलेटेड रखता है, किसी भी तरह से उनके बीच में कनेक्शन नहीं बनने देता, क्योंकि उसकी जो ट्रांसफार्मर की ऑयल की जो प्रॉपर्टी है वो इस तरह की प्रॉपर्टी है कि इट कैन नॉट पास द करंट थ्रू इट. ठीक है. दूसरा है कि ट्रांसफार्मर जब वर्क करता है, हीटिंग होने के साथ साथ ट्रांसफार्मर का ऑयल जो है उसको कूल रखने की कोशिश करता है, उसकी कूलिंग पर्पस के लिए भी वो यूजफुल है. तो कूलिंग एंड इंसुलेशन बोथ आर द करेक्ट ऑप्शंस. The path of magnetic flux in a transformer should have, magnetic flux के लिए path कैसा होना चाहिए? low resistance, high resistance, low reluctance, high reluctance. तो basically जो flux है, flux equals to होता है mmf upon reluctance. तो आपको जो का flux को high रखना है तो reluctance should be low. That means कि low reluctance is the correct answer. Which of the following is not a part of a transformer? ट्रांसफार्मर में कुछ नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं, जैसे कंजर्वेटर इज ए पार्ट जिसके अंदर ट्रांसफार्मर का ऑयल भरा होता है. ये ऊपर की तरफ कनेक्टेड होता है एक सिलेंड्रिकल शेप में, अगर आपने कभी ट्रांसफार्मर को देखा हो तो. ब्रीथर इज ए पार्ट विच हेल्प टू ब्रीथ द ट्रांसफार्मर. कैसे ब्रीथ करेगा ट्रांसफार्मर? जब ट्रांसफार्मर हीट करेगा, काम करेगा, हीटिंग होने से उसका ट्रांसफार्मर का ऑयल जो है वो एक्सपैंड करेगा, और एक्सपेंशन के लिए उसको जगह चाहिए, तो वो जगह आपको ब्रीथर के थ्रू मिलती है. यानी कि ट्रांसफार्मर क्या करता है? सांस लेता है, सांस छोड़ता है. ठीक है. उस कंडीशन में जब ट्रांसफार्मर हीट करेगा तो वो सांस छोड़ रहा है, और जब ट्रांसफार्मर कूलिंग करेगा तो ट्रांसफार्मर सांस लेगा, यानी कि हवा उसको अंदर आएगी. तो ब्रीथर इज ए पार्ट विच हेल्प्स टू पास दैट गैसेस जो रिलीज हो रही है ट्रांसफार्मर ऑयल से हीट होने के बाद, और जब कूलिंग होती है तो वापस से उसको मॉइस्चर फ्री एयर प्रोवाइड करता है. तो ब्रीथर इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर. Buchholz relay is a type of relay which is used in transformer to protect for the protection purpose, right? So exciter is the option, correct option, जो कि हमारे पास ट्रांसफार्मर के अंदर नहीं होता. The noise of the transformer mainly due to cooling fan, magnetostriction in the air core, mechanical vibration, all of the above. तो बेसिकली ट्रांसफार्मर ऑयल में जो नॉइज होती है वो ट्रांसफार्मर की कोर के कारण होती है. आपको पता है कोर लेमिनेशन से बनाई जाती है, और लेमिनेशंस are nothing but some small parts which are joined together. तो जब ट्रांसफार्मर काम करता है तो उन पार्ट्स में, लेमिनेशंस में ही वाइब्रेशंस होते हैं, जिस कारण से वो आवाज वहां पर आपको सुनाई देती है. तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड द magnetostriction in an air core. Next question is, in a transformer the primary flux is secondary flux greater than, smaller than, either 1 and 2, equals to. तो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लक्स हमेशा बराबर होते हैं. ठीक है. तो जो भी फ्लक्स इंड्यूस होता है ट्रांसफार्मर में, बेसिकली
जो मेन फ्लक्स है ट्रांसफार्मर में वो लोड की वजह से आता है, और जब लोड की रिक्वायरमेंट होती है करंट के फ्लो करने के लिए, तो वहाँ फ्लक्स का जो फ्लो है प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में एक साथ क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ दैट लोड. तो इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग. ठीक है. What would happen if a transformer is connected to a DC supply? अगर DC पे ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? बेसिकली ट्रांसफार्मर में जो EMF है वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण है, E इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन डी फाई बाई डी टी. अगर आप ट्रांसफार्मर में डीसी सप्लाई लगाओगे तो इट विल बी हैविंग ए कांस्टेंट फ्लक्स, जिसके कारण जो EMF है दैट विल नॉट इंड्यूस इन द ट्रांसफार्मर, E विल बी जीरो. ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड से अगर आप करंट की वैल्यू निकालोगे I, that will be equals to V minus E upon R. R is the resistance of the primary winding, internal resistance जिसको कह सकते हैं. It is very small value. E is the EMF of primary side, V is the voltage which is applied to the primary. When there is no EMF induced in the transformer, V minus E will be V, so it will become V upon R, and because of this you will have a very high current flowing through the transformer, which results in the बर्निंग ऑफ द इंसुलेशन, यानी कि अल्टीमेटली ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डैमेज. An auto transformer can be used as step up device, step down device, both step up step down, none of the above. ऑटो ट्रांसफार्मर को आप एज ए स्टेप डाउन और स्टेप अप दोनों तरह से यूज कर सकते हैं. आपके पास दोनों ही ऑप्शन है. अगर आप अपने स्टेप ऑटो ट्रांसफार्मर को इस तरह से यूज करते हो तो ये आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, क्योंकि V1 और V2 में V2 इज ग्रेटर देन V1 है. और अगर आप अपना ट्रांसफार्मर कुछ इस तरह से यूज करते हो जिसमें V1 इज ग्रेटर देन V2 है, तो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है. तो दिस विल बी द आंसर हियर. द फ्रिक्शन लॉसेस इन ए ट्रांसफार्मर इज, ट्रांसफार्मर में फ्रिक्शन लॉस होते ही नहीं है, तो द 0% वैल्यू विल बी द आंसर. In an auto transformer, the primary and secondary are coupled, electrically coupled, magnetically coupled, both electrically and magnetically coupled, none of the above. तो ऑटो ट्रांसफार्मर जो कि कुछ इस तरह का दिखाई देता है, उस ट्रांसफार्मर में ये जो AB पार्ट है, ये AB पार्ट आपका ट्रांसफार्मर में कंडक्टिवली कनेक्टेड होता है. कंडक्टिवली मतलब इलेक्ट्रिकली, और जो BC पार्ट है दैट इज कनेक्टेड इन द ट्रांसफार्मर एज मैग्नेटिकली. तो जो टोटल पावर ट्रांसफर होता है ऑटो ट्रांसफार्मर में, दैट इज बिकॉज ऑफ द पार्ट ऑफ AB एंड BC बोथ. दैट मींस कि इलेक्ट्रिकली और मैग्नेटिकली दोनों तरह से ही ट्रांसफार्मर का जो पावर है वो ट्रांसफर होता है. A transformer on no load is switched on to source of voltage. It will draw a current. Transformer को no load पर चलाया जा रहा है, तो पूछ रहे हैं कि कितना करंट ड्रॉ करेगा, which is several times the steady state magnetizing current depending upon the initial state of the residual flux in the transformer core, which is several times the steady state magnetizing current depending upon the initial state of the residual flux in the transformer core, which is the same as the steady state magnetizing current, which is twice the steady state magnetizing current provided to the core has no residual flux. तो इन सब में से अगर हम प्रॉपर आंसर देखें, उससे पहले हम ट्रांसफार्मर को नो लोड कंडीशन में एक बार समझने की कोशिश करते हैं. जब ट्रांसफार्मर नो लोड पर होता है, तो अगर आपका ट्रांसफार्मर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है, तो प्राइमरी से एक स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट, जिसको नो लोड करंट I0 कहते हैं, जो आपका मैग्नेटाइजिंग करंट और वर्किंग कंपोनेंट की करंट के बराबर होता है. ये आपका करंट जो ट्रांसफार्मर को मैग्नेटाइज कर रहा है, और ये आपका करंट है जो ट्रांसफार्मर में आयरन लॉसेस को सप्लाई देने का काम कर रहा है. राइट. तो ये हमारा कंडीशन है जब आपका प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है. तो चूंकि आपको यहाँ पर करंट की बात कर रहे हैं, तो नेचुरली प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की ही बात हो रही है. राइट. हमें यहाँ पर आइडियल ट्रांसफार्मर की बात नहीं हो रही है. तो उस कंडीशन में जो नो लोड करंट है दैट इज हार्डली 1 to 3% ऑफ फुल लोड करंट, मींस इट्स वेरी स्मॉल वैल्यू. तो यहाँ कह रहा है कि ट्वाइस द स्टेडी स्टेट मैग्नेटाइजिंग करंट. दैट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज मैग्नेटाइजिंग करंट इज द मेन करंट व्हिच विल फ्लो थ्रू द ट्रांसफार्मर इन दिस केस, व्हिच इज रिक्वायर्ड टू मैग्नेटाइज द कोर, जबकि IW component should be very less. And when you combine these two currents in this relation, you will have a small value of I0 current, which is not at all twice of this magnetizing current. Same as the steady state magnetizing current, that is also not current, क्योंकि ये same भी नहीं है, because IW is also there, which is several times the steady state magnetizing current depending upon the initial state of residual flux in the transformer core. Yes, that may be correct, because हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसमें से जो इनिशियली करंट फ्लो कर रहा है वो डिपेंड करता है रेजिडुअल फ्लक्स के ऊपर. ट्रांसफार्मर कोर में कितना फ्लक्स ऑलरेडी अवेलेबल है. राइट. तो उसके ऊपर आपका ये फ्लक्स, ये करंट जो है वो डिपेंड करता है. दैट मींस इट विल बी सेवरल टाइम्स ऑफ द मैग्नेटाइजिंग करंट B. I think A और B both are same
ऑप्शंस यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए, तो यू कैन चूज एनी ऑफ दीज बट आंसर शुड बी एनी ऑफ दीज टू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रूसिफॉर्म शेप इज यूज्ड इन द ट्रांसफार्मर कोर। क्रूसिफॉर्म शेप का क्या मतलब है, पहले तो इसको समझने की आप कोशिश करें कि क्रूसिफॉर्म किसको कहते हैं। तो अगर आप एक सर्कुलर एरिया लेते हो और उसके अंदर ट्रांसफार्मर के कोर को पुट करते हो, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो इस शेप में, आप ये ऑब्जर्व करते हो कि यहाँ पर ये वाला जो एरिया है दिस इज नॉट इन यूज, किसी भी तरह से यूज में नहीं है, राइट। जबकि क्रूसिफॉर्म शेप का मतलब है कि ये जो एरिया है इसको हम मैक्सिमम यूटिलाइज करें। अब इसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, इसको यूटिलाइज करने का एक ही तरीका है कि आप ट्रांसफार्मर की कोर को स्टेप्स में बनाएं। स्टेप्स में मतलब जैसे इसको अगर आप इस तरह से यूज करेंगे तो यू विल यूज द मैक्सिमम एरिया ऑफ दिस, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो आपका शेप बनता है इसी को क्रूसिफॉर्म कहते हैं। ये यूजुअली हम ट्रांसफार्मर के स्पेस को मिनिमाइज करने के लिए जो अननेसेसरी स्पेस है जिसके कारण एडिशनल लॉसेस ट्रांसफार्मर में हो सकते हैं, एडिशनल रिलक्टेंस या फिर आप कह सकते हैं लॉस ऑफ फ्लक्स का रीजन हो सकता है इन सब कारणों से। तो बेसिकली ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक तो ट्रांसफार्मर के लॉसेस रिड्यूस हो जाएं, कोर लॉसेस यानी कि ट्रांसफार्मर के कोर से हम डील कर रहे हैं तो ये कोर लॉसेस की बात हम करेंगे। दूसरा रिलक्टेंस की बात हो रही है, यानी कि हम कहीं ना कहीं फ्लक्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इसलिए रिलक्टेंस कम से कम हो। तीसरा वाइंडिंग का जो कॉपर मटेरियल है वो रिड्यूस हो जाए, हम कम से कम वाइंडिंग मटेरियल का यूज करके अपनी ट्रांसफार्मर को क्रिएट कर सकें। तो अल्टीमेटली ऑल थ्री आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग दिस क्रूसिफॉर्म शेप फॉर द ट्रांसफार्मर कोर। Next is a shell type transformer has high current, high eddy current losses, reduced magnetic leakage, low hysteresis losses, all of the above. Shell type transformer अगर आपको याद हो कि पढ़ा हुआ हो किसी ने, तो शेल टाइप ट्रांसफार्मर का जो शेप है वो कुछ इस तरह का होता है जिसके अंदर ये जो लिम्स होते हैं दीज आर कॉल्ड लिम्स, और ये जो सेंट्रल लिम्ब है इसके ट्वाइस ऑफ द विड्थ होती है आपके साइड वाले लिम्ब से, और जो दोनों की दोनों वाइंडिंग है वो आपकी इस सेंटर वाले पार्ट पर होती है। दोनों वाइंडिंग मींस प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। तो शेल टाइप ट्रांसफार्मर के केस में दोनों वाइंडिंग चूंकि एक ही पार्ट पर वाउंड हैं, तो उस कारण से यहाँ पर जो फ्लक्स लीकेज की प्रॉब्लम है वो कम होती है, क्योंकि अगर आप दो जगह पर अलग अलग जगह वाइंडिंग बनाओगे तो लीकेज विल बी मोर। सो फॉर दिस केस आपका जो करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन होगा, बिकॉज ऑफ दैट विल बी रिड्यूसिंग द मैग्नेटिक लीकेज हियर, राइट। Next question is, a transformer can have zero voltage regulation or closer to zero on full load, on overload, on leading power factor, on zero power factor. तो I think आपको इसका आंसर पता होगा क्योंकि हमने एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किया है कि ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर जब लीडिंग होता है तब वोल्टेज रेगुलेशन जीरो भी हो सकता है, नियर टू जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है। तो दैट इज द लीडिंग पावर फैक्टर। Next question is, the size of the transformer core mainly depends on frequency, area of the core, flux density of the core, or both frequency and area of the core. So you know the EMF equation is 4.44 F phi m n, ठीक है। यहाँ पर अगर आप phi m का वैल्यू देखोगे तो phi m इज इक्वल्स टू होता है, फ्लक्स इक्वल्स टू होता है B इंटू ए, फ्लक्स डेंसिटी मल्टीप्लाइड विद एरिया। तो यहाँ से अगर आप देखें तो E इज इक्वल्स टू 4.44 F BM इंटू ए इंटू एन। अगर आप यहाँ से A का वैल्यू निकालोगे तो इट विल बी इक्वल्स टू E अपॉन 4.44 F BM इंटू एन। तो आपका जो एरिया है, ट्रांसफार्मर कोर का एरिया है, वो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है? वो आपका फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, वो आपका नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो आपका फ्लक्स डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो दीज आर द पैरामीटर जिसके ऊपर एरिया आपका डिपेंड कर रहा है सब चीजों के ऊपर। इफ वी कीप वोल्टेज, नंबर ऑफ टर्न्स एंड फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट्स, अगर आप इन सब चीजों को कांस्टेंट ट्रीट करें, क्योंकि फ्लक्स डेंसिटी इज समथिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड during the operation of the transformer, and we want to produce a constant value of the flux density so that the transformer operates with proper efficiency, right? तो with all these terms अगर हम इन सब चीजों को constant रखते हैं तो आपका जो एरिया है that is basically inversely proportional to the frequency। दूसरी चीज, यहाँ पर आप ऑप्शंस की बात करें तो आपके पास एक तो फ्रीक्वेंसी ऑप्शन है, दूसरा आपके पास एरिया ऑफ द कोर ऑप्शन है, तीसरा आपके पास फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द कोर ऑप्शन है।
तो फ्लक्स डेंसिटी के ऊपर आपका एरिया डिपेंड नहीं करता, अदरवाइज फ्लक्स डेंसिटी भी होता तो ये तीनों के तीनों ऑप्शंस हो जाते। तो फॉर दिस पर्टिकुलर केस वी हैव फ्रीक्वेंसी एंड एरिया ऑफ द कोर बोथ आर द आंसर, दैट मींस कि बोथ फ्रीक्वेंसी एंड एरिया ऑफ द कोर आर द टर्म्स जिसके ऊपर ट्रांसफार्मर का साइज डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रांसफार्मर ऑयल शुड हैव वोलेटिलिटी एंड विस्कोसिटी। तो ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है, आपको पता है ऑयल का काम है ट्रांसफार्मर में इंसुलेशन प्रोवाइड करना, उसको कूलिंग प्रोवाइड करना, और इंसुलेशन और कूलिंग आपको हाई विस्कोसिटी के साथ मिल सकती है। जो आपका थिकनेस है ऑयल का वो थिकनेस होना चाहिए, यानी कि गाढ़ा आपका ऑयल ट्रांसफार्मर का होना चाहिए। दूसरा चीज वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी का मीनिंग क्या है यहाँ पे? वोलेटिलिटी का मतलब है कि कितने जल्दी आपका ट्रांसफार्मर वेपराइज होता है, यानी कि वोलेटिलिटी अगर किसी ट्रांसफार्मर ऑयल की कम है तो उसके वेपराइजेशन का जो रेट है वो ज्यादा होगा, तो दैट इज नॉट डिजायरेबल एट ऑल फॉर द ट्रांसफार्मर ऑयल, क्योंकि ट्रांसफार्मर वर्किंग के टाइम पर तो हीट करेगा ही, और उस हीटिंग में ट्रांसफार्मर का ऑयल वेपराइज नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि ट्रांसफार्मर ऑयल का हाई वोलेटिलिटी होना चाहिए और हाई विस्कोसिटी होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस केस। Next question is the transformer laminations are insulated from each other by. Transformer की laminations किससे insulate की जाती हैं? There are some insulating materials given here: mica strips, papers, thin coating of sheet, varnish, and any of the above. तो basically transformer में जो laminations के बीच में insulation दी जाती है, that is the varnish coating. Usually varnish से dip करके laminations को सुखा के हम ट्रांसफार्मर को बनाते हैं। अगर आपने कभी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम इसको देखा हो, जब किसी भी शॉप पे यूजुअली जहां पर मैकेनिक काम करते हैं, तो यू कैन फाइंड दिस काइंड ऑफ थिंग ओवर देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर ओवर ए टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर? reduce hysteresis loss, reduce eddy current loss, copper loss is negligible, saving of copper material। तो अगर आपने सिलेबस में ऑटो ट्रांसफार्मर को स्टडी किया है तो आपने ये पढ़ा होगा कि ऑटो ट्रांसफार्मर इज सेव्स द मटेरियल। ठीक है, आपने एक देखा होगा कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर है that required saving of material as this, where K is the transformation ratio, WA is the ordinary transformer का weight of copper, and WA is the weight of copper of auto transformer. So in case of auto transformer, it basically saves the copper material with a factor of K into WO. So this is the last option correct here, saving of copper. Next question is which winding of the transformer has less cross section area? कौन सी वाइंडिंग का क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा? तो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की बात करें तो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में एक पावर है दैट इज वोल्टेज इनटू करंट, और जो कि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अगर आप हाई वोल्टेज की बात करते हैं दैट इज यू आर इंक्रीजिंग द वोल्टेज, दैट मींस करंट विल रिड्यूस, और अगर आप लो वोल्टेज की बात करते हैं तो करंट विल increase. To flow an amount of current through the windings of transformer, you require the area of the wires, यानी कि अगर आपको ज्यादा करंट फ्लो कराना है तो you require more area of the wires, or if you want to flow the less current from the windings, you require lesser area. That means कि यहाँ पर इस केस में अगर आपके पास हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, तो इस केस की अगर बात करें तो you have high voltage winding, that means current will be less flowing through the transformer, right? तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग साइड में करंट कम होगा, करंट कम होने के कारण कॉपर का जो मटेरियल है वो एरिया जो है वो कम चाहिए, और उस एरिया के कारण ट्रांसफार्मर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है हाई वोल्टेज साइड का वो कम होगा। तो करेक्ट आंसर इज हाई वोल्टेज वाइंडिंग, नॉट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी, क्योंकि वी डोंट नो व्हिच वन इज हाई वोल्टेज साइड इन दिस केस। ठीक है, तो दीज वर द 31 क्वेश्चंस ऑफ ट्रांसफार्मर पार्ट 1 जो हमने कवर किया है। रिमेनिंग 3 पार्ट्स विल बी कवर्ड ऑन दिस चैनल इन सम टाइम। ठीक है, कुछ टाइम में आपके पास वो सारे वीडियोस भी आ जाएंगे। अगर आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आ रहे हैं, यू आर लाइकिंग द वीडियोस, देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड शेयर दिस चैनल विद द अदर स्टूडेंट्स और अदर फ्रेंड्स ऑल्सो, जिससे वो लोग भी इस चैनल से कुछ सीख सके। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो यू कैन पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।